नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में आज हम बात करने वाले हैं बिन पानी सब सून। दरअसल आप सभी ने रहीम का एक दोहा सुना होगा कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। ये पानी, हालांकि इस दोहे में श्लेष अलंकार है जहां एक शब्द के कई मायने होते हैं, लेकिन यहां बात पानी की हो रही है। पानी और हवा, ये दो चीजें ऐसी हैं जिसे किसी फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता। ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त है और इन दोनों के बिना ही जिंदगी दूभर हो जाती है, दुश्वार हो जाती है। जीने के लिए यदि सबसे ज़्यादा ज़रूरी कोई चीज़ है तो वो सबसे पहले हवा और उसके बाद पानी। लेकिन आज पानी के लिए ही कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। पूरी दुनिया में यही हालात हैं, लेकिन बात करें हम मध्य प्रदेश के परिदृश्य में, तो देश में सबसे ज़्यादा वन संपदा, नदियां और जल स्रोतों से परिपूर्ण मध्य प्रदेश में जल संकट का खतरा मंडरा रहा है। वैसे तो हर साल प्रदेश में गर्मियों के दिनों में लोगों को पानी के लिए पसीना बहाना पड़ता है, लेकिन हाल ही में नीति आयोग की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि मध्य प्रदेश में तेजी से भूजल स्तर नीचे जा रहा है। वहीं प्रदेश के अधिकांश जल स्रोत अतिक्रमण की चपेट में आ गए हैं। जल स्रोतों का टोटा होने से मध्य प्रदेश भयंकर सूखे की कगार पर खड़ा है। मध्य प्रदेश में पारे में गर्माहट बढ़ने लगी है। पारा जैसे जैसे बढ़ रहा है, जल स्रोत सूखने लगे हैं। इस कारण प्रदेश के कई गांवों में अभी से जल संकट गहराने लगा है। हालात बिगड़ने लगे हैं। सरकारी आंकड़ों को देखें तो कई पेयजल स्रोत सूखने लगे हैं। कुएं, हैंडपंप और ट्यूबवेल में पानी नहीं है। इसके अलावा कई जगह तो विभिन्न कारणों से भी यह संकट पैदा हुआ है। चुनाव की आचार संहिता के कारण सरकारी मशीनरी भी कुछ करने की स्थिति में नहीं है। गांवों में पेयजल के लिए परेशान होना पड़ रहा है। कहीं बिजली कनेक्शन नहीं मिलने, तो कहीं मोटर पंप खराब होने से और कहीं पेयजल स्रोत सूखने से गांवों और पंचायतों में नल जल योजनाएं बंद पड़ी हैं और इन योजनाओं के बंद होने से ऐसे हालात बने हैं। मध्य प्रदेश में कहानी की पानी बहुत स्थिति है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पानी की जो कहानी है वो रुलाने वाली है। मार्च 2023 में इंदौर के एक हादसे में 36 लोगों की जान गंवाने के बाद प्रदेश भर में कुएं और बावड़ियों के सर्वे कराए गए और अवैध कब्जे हटाने के आदेश दिए गए। ये रिपोर्ट भले ही तैयार ना हो पाई हो, लेकिन सरकार की एक अन्य रिपोर्ट ने चौंका दिया है। प्रदेश के 8000 जल स्रोत पूरी तरह सूख चुके हैं। 1366 वाटर बॉडीज पर न सिर्फ कब्जा है, बल्कि इन पर निर्माण कार्य भी हो चुका है। यह स्थिति तब है जब गर्मियों में प्रदेश के कई ग्रामीण इलाकों में लोग पानी के लिए तरसते हैं और पानी के लिए रोते हैं। प्रदेश के आधे से ज्यादा तालाबों का पानी न पीने के लिए उपयोग होता है और न ही किसी दूसरे काम में। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा देश भर की वाटर बॉडीज का एक रिपोर्ट तैयार कराई गई और इस रिपोर्ट में मध्य प्रदेश की जल संरचनाओं को लेकर के स्थिति चिंताजनक मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में कुल 16% वाटर बॉडीज का उपयोग ही नहीं किया जा रहा है, जबकि मध्य प्रदेश में यह आंकड़ा 45% है। यानी मध्य प्रदेश में करीबन आधे जल स्रोतों का उपयोग ही नहीं हो पा रहा है, जबकि मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में पानी को लेकर परेशानी पैदा हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में कुल 82,643 वाटर बॉडीज मौजूद हैं। इसमें से शहरों में 1250 तालाब, एक वाटर कंजर्वेशन स्कीम और 110 दूसरे तरह के जल स्रोत हैं। इस तरह कुल 1631 वाटर बॉडीज हैं। प्रदेश के गांवों में 78,298 तालाब हैं। इसके अलावा 71 टैंक, 30 झीलें, 75 तालाब और 337 जल संरक्षण स्कीम और डैम, इसके अलावा 2201 दूसरे तरह के जल स्रोत मौजूद हैं। मध्य प्रदेश में मौजूद कुल जल स्रोतों में से 36,628 तालाबों का उपयोग सिंचाई, उद्योग और पेयजल के लिए किया जा रहा है, जबकि 43,190 तालाबों के पानी का कोई उपयोग ही नहीं हो रहा है। केंद्र सरकार की रिपोर्ट में सामने आया है
कि प्रदेश की 8036 वाटर बॉडीज सूख चुकी हैं, जिसकी वजह से इसका उपयोग निस्तार और पेयजल के लिए किया जाना संभव नहीं है। मध्य प्रदेश में 1366 वाटर बॉडीज ऐसी हैं जिस पर न सिर्फ अतिक्रमण हो चुका है बल्कि उन पर निर्माण भी किया जा चुका है। 917 जल स्रोतों की हालत तो यह है कि इसमें अब सुधार कर पाना भी संभव नहीं है। जल स्रोतों पर अतिक्रमण के कई उदाहरण हाल ही में सामने आ चुके हैं। इनमें से एक इंदौर का है, जिसमें मंदिर में मौजूद बावड़ी के ऊपर पक्का निर्माण किया गया था, जिसके टूटने से 36 लोगों की जानें गई थीं। घटना के बाद यहां से प्रशासन ने अतिक्रमण को हटाया। ग्वालियर में एक बावड़ी के ऊपर मल्टी का निर्माण कर दिया गया, जिसकी जांच जिला प्रशासन द्वारा कराई जा रही है। झीलों की नगरी के रूप में पहचाने जाने वाले भोपाल के कई छोटे छोटे तालाबों पर कब्जे किए जा चुके हैं, जिससे वह खत्म होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। इन तालाबों पर से अतिक्रमण हटाने के कोर्ट निर्देश तक दे चुका है। सागर जिले की प्रसिद्ध बंजारा झील अतिक्रमण की चपेट में है। रसूखदारों के कब्जे को हटाने के लिए एनजीटी भी आदेश दे चुकी है। केंद्रीय जल आयोग के साप्ताहिक आंकड़े देखें तो ये डराने वाले हैं। रिपोर्ट के अनुसार देश भर में 91 बड़े जलाशयों में पानी का स्तर पिछले 10 सालों में सबसे कम है। पूर्व के जलाशयों में 44%, दक्षिण भारत में 20%, मध्य भारत में 36%, पश्चिमी भारत में 26% और उत्तर के जलाशयों में मात्र 27% पानी शेष बचा है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 16 शहरों में बड़ा जल संकट देखने मिल रहा है। इंदौर शहर के कई हिस्सों में पिछले 10 सालों की तुलना में 10 मीटर तक भूजल का स्तर कम हुआ है, लेकिन वाटर लेवल बढ़ाने के लिए जिम्मेदारों के प्रयास नाकाफी साबित हुए हैं, बल्कि वह आंख बंद करके भयावह स्थिति बनने का इंतजार कर रहे हैं। कई साल पहले जल संचय के लिए बने रिचार्ज पिट पिछले कुछ सालों से खराब हैं। गर्मी शुरू होने से पहले जिम्मेदारों ने टैंकर संचालन और उसकी योजना तैयार कर ली, लेकिन रिचार्ज पिट सुधारने पर ध्यान नहीं दिया गया और ना ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर कोई योजना बनाई गई। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड यानी CGWB की रिपोर्ट के अनुसार इंदौर में भूजल का स्तर क्रिटिकल स्थिति में पहुंच गया है। इसी तरह लगातार भूजल दोहन के कारण भविष्य में सूखे का खतरा बढ़ सकता है। भूजल स्तर पिछले 10 वर्षों में 10 मीटर से ज्यादा नीचे आ गया है। यह गिरावट बढ़ती आबादी, अनियंत्रित भूजल दोहन, अनियंत्रित शहर विस्तार और जल संचय की कमी के कारण स्थिति हुई है। इसके लिए लगभग 8-10 वर्ष पहले शहर को 100 से अधिक रिचार्ज पिट बनाए गए थे। यह रहवासी, व्यावसायिक और सार्वजनिक स्थानों पर थे, ताकि बल्क में पानी निकलता है, जो निकलने वाला पानी है वो यहाँ पहुंचे और फिर से वो पानी भूमि के जल में मिलाया जा सके। यह रिचार्ज पिट अब खराब हो चुके हैं। पिट में जमा गाद को निकालकर फिल्टर मटेरियल डालना है, इसमें मामूली खर्च ही होगा, लेकिन नहीं हो पा रहा है। इंदौर में भूजल का स्तर 2012 में 150 मीटर था, जो 2023 में 160 मीटर से ज्यादा हो गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि भूजल दोहन इसी गति से जारी रहा तो 2030 तक भूजल का स्तर 200 मीटर से अधिक गहरा हो सकता है। भूजल स्तर में गिरावट के कई गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इंदौर शहर में पानी की आपूर्ति का मुख्य स्रोत नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी का पानी शहर में पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाता है। हालांकि बढ़ती आबादी और अनियंत्रित भूजल दोहन के कारण नर्मदा नदी पर भी दबाव बढ़ रहा है। इसके साथ ही शहर में पानी की सप्लाई के लिए यशवंत सागर भी मददगार साबित होता है, लेकिन रिपोर्ट में हवाला दिया गया कि इंदौर और आसपास के क्षेत्र में जितना पानी का दोहन किया जा रहा है उससे कम जल संचय और पुनर्भरण किया जा रहा है, जो कि घातक हो सकता है। शहर में पिछले कई सालों से पानी बचाने की बातें की जा रही हैं, लेकिन पानी बचाने के पर्याप्त प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। इसी का नतीजा है कि इंदौर शहर का ग्राउंड वाटर क्रिटिकल अवस्था में है। क्रिटिकल कैटेगरी में है, मतलब गंभीर अवस्था में है। इंदौर में महू सेमी क्रिटिकल कैटेगरी में है।
इंदौर अर्बन क्रिटिकल और देपालपुर, इंदौर और सांवेर ओवर एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी में हैं। यहाँ क्षमता से अधिक पानी का दोहन किया जा रहा है। शहर में कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां जल स्तर बढ़ा है, लेकिन पानी का दोहन अधिक किया गया है, जबकि संचय कम किया गया है। शहर के भूजल की मौजूदा स्थिति को जानने के बाद भी जिम्मेदार अफसरों की ओर से पर्याप्त प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। हाल ही में एमआईसी की बैठक हुई और एमआईसी की बैठक में शहर भर में जल संकट से निपटने के लिए टैंकरों के संचालन के लिए योजना बना ली गई, लेकिन जल का पुनर्भरण कैसे हो, जल का संचय कैसे हो, इस पर अब भी कोई खास ध्यान नहीं दिया गया है। शहर में एक साल पहले 1 लाख से अधिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल किए गए थे, लेकिन 2023 में सिर्फ 3000 रेन वाटर हार्वेस्टिंग ही हो सके। कई सरकारी भवनों में ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं। इसके बावजूद शहर में धड़ल्ले से बोरिंग किए जा रहे हैं। इस साल भी अब तक नगर निगम ने वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कोई कार्य योजना नहीं बनाई है, जबकि कई कंपनियां सीएसआर से यह काम कराने के लिए भी तैयार हैं। हाल ही में नीति आयोग ने अनुमान लगाया है कि अगले 1 दशक में देश भर के करीब 30 शहरों में जल संकट उत्पन्न हो सकता है। इसमें दक्षिण राज्य के कई शहर हैं और मध्य प्रदेश का इंदौर इस सूची में शामिल है। जिन शहरों की स्थिति सेमी क्रिटिकल वाली है, उनमें बड़ौद, कोतमा, ईशागढ़, चंदेरी, राजपुर, बैतूल, मुल्ताई, बैरसिया, भोपाल अर्बन, फंदा, बुरहानपुर, छतरपुर, बिजावर, नौगांव, मोखेड़ा, पांडुरना, पथरिया, खातेगांव, ग्वालियर और ग्वालियर अर्बन, महू आदि शामिल हैं। वहीं अति दोहित शहरों की श्रेणी में नलखेड़ा, पानसैमल, सोनकच्छ, देवास, नालछा, धार, बदनावर, देपालपुर, इंदौर, सांवेर ये शहर शामिल हैं। जबकि क्रिटिकल श्रेणी में छिंदवाड़ा, तिरला, इंदौर अर्बन का नाम है। पीएचई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट जारी हुई है। जल संचय के लिए अधिक प्रयास अभी से करना होगा। हालांकि पहले से ही ये नियम है कि सभी स्थानों पर वाटर हार्वेस्टिंग किया जाना चाहिए, लेकिन इस नियम का सख्ती से पालन नहीं हो पा रहा है। अब इसका पालन करवाने के लिए प्लान बनाना होगा और जल्द ही इसको लेकर इस प्लान पर काम शुरू करने होंगे। जल प्रबंधन विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल शहर में भूजल स्तर ठीक स्थिति में नहीं है। शहर को जितने पानी की मांग है उससे कम सप्लाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त पानी की खपत भूमि के पानी से ही पूरी होती है। यह एक तरीके से शहर का फिक्स डिपॉजिट होता है और अब इस फिक्स डिपॉजिट को खत्म कर लिया गया है। जल संचय पर काम करना होगा और धड़ल्ले से हो रहे बोरिंग पर रोक लगानी होगी, नहीं तो इसी साल शहर में जल संकट के हालात पैदा होंगे। मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड गरीबी और सूखे के लिए कुख्यात है। अभी अपनी पूरे शबाब पर गर्मी नहीं पहुंची है, लेकिन छतरपुर के लोग शाम होते ही घर छोड़ देते हैं और कई कई किलोमीटर का सफर करने के बाद एक पहाड़ से बहने वाले झरने से एक एक बूंद पानी इकट्ठा करते हैं और फिर वह पानी लेकर के सुबह घर लौटते हैं। मौसम वैज्ञानिकों का माने तो इसका कारण बढ़ते सूखे के प्रभाव हैं, जिसकी वजह से जमीन के नीचे मौजूद जल तो तेजी से सूख ही रहा है, पर्याप्त वर्षा ना होने के कारण धरती भी लगातार बंजर होती जा रही है। लोगों पर इसकी दोहरी मार पड़ रही है। एक और जहां देश की आधे से ज्यादा आबादी पीने के पानी के लिए तरस रही है, वहीं साल दर साल खेती भी चौपट होती जा रही है। एक अनुमान के मुताबिक पिछले 3 सालों में देश में 10% कम वर्षा हुई है, जिसका परिणाम अनाज की आसमान छूती हुई कीमतों के रूप में हम देख चुके हैं। पानी की यह किल्लत सरकारी फाइलों में बेशक अभी उतनी विकराल नजर ना आ रही हो, लेकिन तमाम सर्वेक्षण और शोध साफ तौर पर इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि इस समय हमें क्या स्थितियां हैं और उनका सामना करना होगा। और समय रहते यदि नहीं सुधरे तो साल 2025 तक
देश की 50% आबादी भयंकर जल संकट झेलने के लिए मजबूर होगी। हालांकि पानी को लेकर यह स्थिति भारत ही नहीं, तमाम देशों में देखने मिल रही है, लेकिन भारत जैसे विकासशील देश में इस संकट से निपटना ज्यादा मुश्किल होगा। भारत में बढ़ती आबादी का दबाव, आर्थिक विकास और लचर सरकारी नीतियों ने जल स्रोतों के अत्यधिक प्रयोग और प्रदूषण को बढ़ावा दिया है। पुनर्भरण से दुगनी दर पर जमीन के पानी को बाहर निकाला जा रहा है, जिससे जल स्तर हर साल 1 से 3 मीटर तक नीचे गिर जाता है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट के अनुसार भारत की 20 बड़ी नदियों में से 5 का नदी बेसिन पानी की कमी के मानक 1000 घन मीटर प्रति वर्ष से कम है और अगले 3 दशकों में इसमें 5 और नदी बेसिन भी जुड़ेंगे। हालांकि सूखे और अकाल की समस्या के लिए सारा दोष हम प्रकृति के सर पर नहीं मढ़ सकते। यह समस्या कुछ हद तक मानव जनित भी है। पानी की बेहिसाब बर्बादी, भूजल का अकूत दोहन, जल का उचित प्रबंधन ना होना और जल स्रोतों का लगातार दूषित होना भी इस समस्या को और बढ़ावा दे रहा है। भारत में आधे से ज्यादा नदियां सूखकर आज गंदे नाले का रूप ले चुकी हैं। वहीं सदा नीरा कही जाने वाली गंगा और यमुना अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। खुद जल मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है कि भारत का 70% सतही जल जैविक और जहरीले रसायनों से प्रदूषित है। इसके अलावा सूखे से बचने और भूजल स्तर को नियंत्रित रखने में सबसे बड़े मददगार कहे जाने वाले तालाब और पोखर अब अपना अस्तित्व खो चुके हैं। ये सरकारी विभागों के नक्शे में तो हैं, लेकिन धरती के नक्शे पर नहीं है। केंद्र सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में दायर रिपोर्ट में मान चुकी है कि देश में 80% से ज्यादा तालाबों पर कब्जे हो चुके हैं। अगर यही हालात रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हम अपनी पीढ़ियों को विरासत में ऐसी धरती देकर जाएंगे जहां जीवन जीने की गुंजाइश ना के बराबर रह जाएगी। दुनिया भर में बढ़ता तापमान अपने साथ अनगिनत समस्याएं भी साथ ला रहा है, जिनकी जद में भारत भी आ रहा है। ऐसी एक समस्या है देश में गहराता जल संकट, जो जलवायु में आते बदलावों के साथ और गंभीर रूप ले रहा है। इस बारे में अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं द्वारा किए नए अध्ययन से पता चलता है कि बढ़ते तापमान और गर्म जलवायु के चलते भारत आने वाले दशकों में अपने भूजल का कहीं ज्यादा तेजी से दोहन कर सकता है। अनुमान है कि इसके चलते 2024 से 2080 के बीच भूजल में आती गिरावट की दर 3 गुना बढ़ सकती है। भारत दुनिया के अन्य देशों की तुलना में पहले ही कहीं ज्यादा तेजी से अपने भूजल का दोहन कर रहा है। आंकड़ों से पता चला है कि भारत में हर 230 क्यूबिक किलोमीटर भूजल का उपयोग किया जा रहा है, जो कि भूजल का वैश्विक उपयोग का लगभग 1/4 हिस्सा है। देश में इसकी सबसे ज्यादा खपत कृषि के लिए की जा रही है। देश में गेहूं, चावल और मक्का जैसी प्रमुख फसलों की सिंचाई के लिए भारत बड़े पैमाने पर भूजल पर निर्भर है। लेकिन जैसे जैसे तापमान में वृद्धि हो रही है, खेत तेजी से सूख रहे हैं। इसके साथ ही मिट्टी में नमी को सोखने की क्षमता भी घट रही है, जिसकी वजह से भारत में भूजल स्रोतों को रिचार्ज होने के लिए पर्याप्त जल नहीं मिल पा रहा है, जिसका नतीजा यह है कि साल दर साल देश में भूजल का स्तर तेजी से नीचे गिरता जा रहा है। अनुमान है कि बढ़ते तापमान के साथ जल की उपलब्धता में आने वाली इस गिरावट के चलते 1/3 लोगों की जीविका पर खतरा मंडराने लगेगा। इसके न केवल भारत में बल्कि वैश्विक परिणाम भी सामने आएंगे। साथ ही इससे देश में खाद्य सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा हो जाएगा। आपको बता दें कि दुनिया भर में भूमिगत जल साफ पानी का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला स्रोत है। यदि आंकड़ों की माने तो वैश्विक स्तर पर करीब 200 करोड़ लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों और सिंचाई के लिए भूजल पर निर्भर हैं। रिसर्च के अनुसार
दुनिया की 20% आबादी इन भूजल स्रोतों द्वारा सिंचित फसलों का उपयोग कर रही है। हालांकि बढ़ती आबादी और उनकी ज़रूरतों के साथ इन भूजल स्रोतों पर भी दबाव बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जर्नल नेचर में प्रकाशित एक अन्य अध्ययन से पता चला है कि 2050 तक दुनिया के 79% तक भूजल स्रोत खत्म हो जाएंगे। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि उत्तर भारत, जो कि देश में गेहूं और चावल का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है, यहां 5,400 करोड़ घन मीटर प्रति वर्ष की दर से भूजल घट रहा है। नीति आयोग ने भी अपनी एक रिपोर्ट में देश में लगातार घटते भूजल के स्तर को लेकर चिंता जताई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार भूजल में आ रही गिरावट 2030 तक गंभीर खतरे का रूप ले लेगी। इतना ही नहीं, 2020 तक दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद सहित 21 शहरों में भूजल करीब खत्म होने के कगार पर पहुंच गया था। एक अन्य अध्ययन से पता चला है कि पश्चिमी बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में भूजल का स्तर औसत से 27.08% तक घट गया है। वहीं कलकत्ता में भी भूजल में 18.6% की गिरावट दर्ज की गई है। इतना ही नहीं, अनुमान है कि 2025 तक कलकत्ता के जल स्तर में 44% की गिरावट आ सकती है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई नई वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 में जो आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों से पता चला है कि 2050 तक शहरों में पानी की मांग 50% से 80% तक और बढ़ जाएगी। और यदि मौजूदा आंकड़ों पर गौर करें तो दुनिया भर में शहरों में रहने वाले लगभग 100 करोड़ लोग जल संकट से जूझ रहे हैं। वही अनुमान है कि 27 वर्षों में यह आंकड़ा बढ़कर 240 करोड़ तक जा सकता है। इससे भारत सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, जहां पानी को लेकर होने वाली खींचातानी कहीं ज्यादा गंभीर रूप ले लेगी। आपको बता दें कि भूजल के संकट से निपटने के लिए मोदी सरकार ने मार्च 2018 में अटल भूजल योजना का प्रस्ताव रखा था, जिसे विश्व बैंक की सहायता से 2018, 2019 से 2022, 2023 की पंचवर्षीय अवधि के लिए कार्यान्वित किया जाना था। इस योजना का लक्ष्य गिरते भूजल का गंभीर संकट झेल रहे 7 राज्य गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में संयुक्त भागीदारी से भूजल का उचित और बेहतर प्रबंधन करना था। भारत में गिरते भूजल की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने जलदूत नामक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। इसका मकसद है कि भारत के गांवों में गिरते भूजल के जल स्तर का पता लगाया जा सके, जिससे पानी की समस्या को दूर किया जा सके। मध्य प्रदेश में नल जल योजना की सफलता के दावों के बीच कई गांव ऐसे हैं जहां भीषण जल संकट है। मध्य प्रदेश का महाकौशल इलाका है और महाकौशल इलाके में सैकड़ों गांव ऐसे हैं जहां गर्मी के मौसम में बूंद बूंद को मोहताज हो जाते हैं लोग पानी के लिए। जबलपुर से सिहोरा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक खुद स्वीकार करते हैं कि उनके क्षेत्र के 55 गांवों में भीषण पेयजल संकट है। जबलपुर से जब आप कुंडम जाते हैं तो कुंडम जाते हुए एक सड़क दाएं तरफ जाती है और इस सड़क से लगभग 6 किलोमीटर दूर एक गांव आता है। इस गांव को डूंगर गांव के नाम से जाना जाता है। इस गांव की आबादी लगभग 500 है। यह गांव पूरी तरह से आदिवासी गांव है। इस गांव में गौड़ और आदिवासी लोग रहते हैं। यहाँ के लोगों ने बताया कि खेत में एक कुआं है। उस कुएं में 10 महीने तो पानी रहता है, लेकिन गर्मी के 2 महीने बहुत परेशानी होती है। उन 2 महीनों में यह कुआं भी सूख जाता है। ऐसा नहीं है कि गांव में सरकार की नल जल योजना ना पहुंची हो, लेकिन यहाँ जो नल जल योजना के पाइप हैं उनमें पानी की जगह हवा निकलती है। गांव वालों का कहना है कि पाइप डालकर खाना पूर्ति कर दी गई है, लेकिन अभी तक उन पाइप में पानी नहीं आया। हाँ, उन पाइप से उन गांव वालों को हवा जरूर सुनाई देती है। सरकार के पीएचई विभाग की वेबसाइट के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर 18,192 गांव में जल योजनाओं के माध्यम से पानी पहुंचाने की योजना बनाई गई थी।
2023-24 की एक रिपोर्ट के अनुसार सरकारी आंकड़ों में 17,900 गांवों में नल जल योजना के माध्यम से पानी पहुंच चुका है और केवल 292 गांव ऐसे हैं जहां पानी नहीं पहुंच सका है। आंकड़ों के अनुसार पूरे प्रदेश में मात्र 300 गांव ही ऐसे बचे हैं जहां नल जल योजना के तहत माध्यम से पानी नहीं पहुंचा है। सरकारी आंकड़ों की पोल खुद उनके ही पार्टी के विधायक संतोष बड़कड़े खोल रहे हैं। ग्रामीण लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अनुसार जबलपुर में 375 गांवों में नल जल योजना के माध्यम से पानी की टंकियां रखवाई गई हैं और पाइपलाइन के जरिए घर घर पानी पहुंचाया गया है। इनमें से 367 गांवों में योजना सही काम कर रही है। केवल 9 गांवों में ही पीने के पानी की किल्लत है, जबकि सिहोरा से बीजेपी के जो विधायक हैं संतोष बड़कड़े, उनका कहना है कि केवल उनकी विधानसभा सीट में ही 55 गांव ऐसे हैं जहां पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि यहां लिफ्ट इरिगेशन के जरिए पानी पहुंचाया जाए। हालांकि ये विधायक पहली बार बने हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहां बीते 20 सालों से लगातार जीतती आ रही है। जबलपुर के कुंडम इलाके से ही पहाड़ी क्षेत्र शुरू हो जाता है, जो कि आगे मंडला, उमरिया, कटनी तक फैला हुआ है और इस पूरे इलाके में पीने के पानी की बड़ी समस्या है। कहीं पर बरसाती पानी रुक जाता है तो इसके इस्तेमाल गांव वाले लोग साल भर कर लेते हैं और कई जगह भूमिगत जल मिलता ही नहीं है तो गांव वाले गर्मियों में पलायन कर जाते हैं। मध्य प्रदेश में पानी की सबसे ज़्यादा समस्या सतना इलाके में है। यहाँ पीने के पानी की भारी समस्या है और गर्मियों में यहाँ कई गाँवों में पीने का पानी नहीं होता है। हर बार चुनाव में नेता वादा करते हैं कि जल्द यहाँ बांध बनाया जाएगा, किसी बड़े बांध से नहर लाकर पानी दिया जाएगा, लेकिन बीते 20 सालों से लोग केवल वादे ही सुन रहे हैं। या यूं कहें कि आज़ादी के बाद से अब तक केवल वादों से ही उनका पेट भर रहा है या वादों से उनकी प्यास बुझ रही है। हाँ, थोड़ी ठीक ठाक स्थिति दमोह, पन्ना और सागर जिले की है, क्योंकि यहाँ भारत सरकार में जल शक्ति मंत्री रहे प्रहलाद पटेल सांसद थे। इसी दौरान इन्होंने अपने पूरे इलाके में गाँव-गाँव तक पानी पहुँचाने के लिए पाइपलाइन डलवा दी थी। इसलिए इस इलाके की पथरीली ज़मीन होने के बावजूद भी पाइपलाइन के जरिए आने वाले पानी से गर्मियों में पानी की समस्या नहीं होती। अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ जनपद के लोग आज भी पानी पीने के लिए रोज जद्दोजहद करते हैं। एक नई जंग उन्हें लड़ना पड़ता है। यहाँ पर बसे 45 परिवार के लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए रोज 2 किलोमीटर का पैदल सफर तय करते हैं और पड़ोसी गांव से अपने पीने के लिए पानी लाते हैं। आज भी यहाँ के लोग पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए, चाहे भीषण ठंड हो या भरी गर्मी हो या बारिश हो, कड़ी मेहनत करते हैं। यहाँ हर दिन सुबह बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा होते हैं और एक साथ पानी लाने के लिए बकान गांव के लिए निकलते हैं। इस गांव के 45 परिवारों के 300 लोग हर दिन पेयजल के लिए परेशान होते हैं। गांव के लोगों का कहना है कि पीढ़ियों से वे लोग ऐसा ही रोज करते आ रहे हैं। पहाड़ और जंगल को रास्ता सफर तय करते हैं और पीने का पानी बकान गांव से लेकर आते हैं। सरकार के अधूरे प्रयासों के चलते 6 महीने पहले पानी के लिए बोर किया गया था, लेकिन वो काम अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है। ये स्थिति तब है जब अभी प्रकृति हम पर मेहरबान है। इसके बावजूद यदि लोगों के कंठ सूखे हैं और लोगों के होंठ सूखे हैं, वो प्यास से परेशान हैं, तो जिम्मेदार कौन है? कई बार हम सरकारों को जिम्मेदार ठहरा देते हैं कि सरकारें जिम्मेदार हैं, पीने का पानी लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा। हाँ, उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन जिम्मेदारी हमारी और आपकी भी है। बारिश का पानी भूमि में सूखे, ये जिम्मेदारी हमारी है। पुनर्भरण हो, ये जिम्मेदारी हमारी है। पानी आज बचाएंगे तो हमारा कल बेहतर होगा। जिस तरह से हम आने वाले जीवन के लिए धन का संचय करते हैं कि कल हमारी आने वाली पीढ़ियों को, हमारे बच्चों को पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो हम उनके लिए संचय करके रखते हैं, वैसे ही आज संचय करने की आवश्यकता है पानी की। यदि आज पानी का संचय करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के कंठ सूखे नहीं होंगे। ये जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।